हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, अपन आगे का पोर्शन पढ़ाई करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कराते हुए चलता हूं। बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी अंतः श्वसन के बारे में, इंस्पायरेशन के बारे में। मैंने वही स्लाइड आगे लगाई हुई है। मैंने बताया था कि जब भी हम श्वासन और ब्रीथिंग के बारे में बात करेंगे तो ब्रीथिंग के दो पद हैं। पहला पद है अपने पास अंतः श्वसन एंड दूसरा पद है वो है निश्वसन। मतलब कोई भी आदमी जब एक बार सांस लेता है तो वो एक बार अंतः श्वसन करता है तथा एक बार निश्वसन करता है। एक बार अंतः श्वसन और एक बार निश्वसन दोनों को मिला के हम कहते हैं एक ब्रीथ, एक बार सांस लेना। मेरी बात क्लियर है? अब हमने ये बताया था कि जब भी कोई आदमी अंतः श्वसन करेगा तो वो अंतः श्वसन में बाहर के वातावरण की वायु जो था, वो बाहर के वातावरण की वायु को शरीर के अंदर फेफड़े में लेके जाएगा। जब वायु फेफड़े में जाएगी तो मैंने ये कहा था कि ह्यूमन के शरीर में, मनुष्य के शरीर में गैसों का विनिमय जो होता है वो सामान्य विसरण के द्वारा होता है। और आपको पता है, विसरण जब भी होगा तो गैसें अपने अधिक दाब से कम दाब की तरफ गति करेगी। मतलब गैसों के विनिमय के लिए, आदान प्रदान के लिए हमारे पास दाब प्रवणता उत्पन्न होनी चाहिए, दाब में अंतर होना चाहिए। अगर दाब में अंतर नहीं होगा तो गैसों का विनिमय संभव नहीं है। गैसें हमेशा विसरण में उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है और जब तक जाती है जब तक दोनों जगह का दाब बराबर नहीं हो जाता। हाँ कि ना? अब हमें किसी ना किसी तरह से अगर गैसों का विनिमय करना है, सांस लेना है, तो उसके लिए दाब प्रवणता उत्पन्न करनी पड़ेगी। और दाब प्रवणता उत्पन्न करने के लिए हमने वक्षीय गुहा के आयतन में परिवर्तन किया। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी वक्षीय गुहा के आयतन में परिवर्तन होगा, सेम वैसा ही परिवर्तन फेफड़े के आयतन में भी होगा। तो हमने कहा कि अंतः श्वसन के समय हमने दो प्रकार की पेशियों में संकुचन करवाया, एक तो डायफ्राम में, एक EICM में। और ये जो पेशियों में संकुचन करवाया इसमें एटीपी खर्च हुए, इसलिए हमने कहा था कि अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें 2 सेकंड का समय लगता है। दूसरी थी मेरे पास निश्वसन। निश्वसन में फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली वायु को हम बाहर छोड़ते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली वायु को बाहर छोड़ा, मतलब फेफड़े से बाहर वायु गई, तो इसके लिए फेफड़े के अंदर वायु का दाब होना चाहिए ज्यादा, मतलब अंतरा फुफ्फुसीय दाब जिसको हमने बोला था IPP, वो होना चाहिए ज्यादा, तथा वातावरण का दाब उसकी तुलना में होना चाहिए कम। तभी तो गैस उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, मतलब फेफड़े से वायुमंडल में जाएगी। हाँ कि ना? उसको कम करने के लिए हमने जिन पेशियों में अंतः श्वसन के टाइम पे संकुचन करवाया था, उन्हीं पेशियों को अगर अपन शिथिल करवा दें तो वक्षीय गुहा का आयतन घट के पहले के बराबर हो जाएगा। जब वक्षीय गुहा का आयतन घटेगा तो फेफड़े के अंदर का दाब बढ़ेगा, जो वातावरण के दाब की तुलना में क्या होगा? ज्यादा, और गैस फेफड़े से बाहर चली जाएगी। तो जब भी पेशियों में शिथिलन होता है तो कभी भी एटीपी खर्च नहीं होते, इसलिए ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें 3 सेकंड का समय लगता है। और इसी आधार पे बताया था कि हम अगर आइडियली बात करके चले तो कोई भी पर्सन जब एक बार सांस लेता है तो उसमें टोटल 5 सेकंड का समय लगता है। मैं NCERT के हिसाब से बात करके चलूं तो एक सामान्य व्यक्ति में श्वसन दर जो होती है वो 12 से 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में। मेरी बात क्लियर है? हम पिछले लेक्चर में अंतः श्वसन के बारे में बात कर चुके थे, मतलब हमने बाहर की वायु को फेफड़े के अंदर ले लिया था। अब बारी है फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली वायु को बाहर निकालने की। मतलब मैं बात करता हूं आपके सामने निश्वसन की। चलो भैया, मैं आगे देखिए, हमने बोला जब अंतः श्वसन किया था तो ये जो डायफ्राम था, ये डायफ्राम चपटा हो गया था क्योंकि इसने नीचे की तरफ गति करी थी। चले भैया, और जब EICM में संकुचन हुआ था तो उस संकुचन से उरोअस्थि तथा पसलियों ने ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ गति करी थी। अब जब हम इन पेशियों को करेंगे शिथिल तो इनकी गति इसकी गति के जस्ट उल्टी हो जाएगी। हाँ कि ना? कैसे? बोर्ड पे देखिएगा बेटा, ये डायग्राम है। मैंने बताया कि अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं जब फेफड़े में
अंतः श्वसन हो चुका है। जब अंतः श्वसन हो गया था तो हमने बोला था कि अंतः श्वसन के समय डायफ्राम जो था वो चपटा हो गया था। मैंने यहां पे लिखा कि ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम अभी मेरे पास है, ये अभी मेरे पास है बेटा चपटा। चले भैया। अब मैंने कहा डायफ्राम चपटा है। अब हमने अनुशीथिलन स्टार्ट किया डायफ्राम में। जब डायफ्राम में अनुशीथिलन स्टार्ट करेंगे तो जो डायफ्राम पहले चपटा था, नीचे की तरफ आया था, ये दोबारा से अपनी सामान्य अवस्था में जाएगा। मतलब किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। तो मैंने कहा ये डायफ्राम जो चपटा है, जब इसमें अनुशीथिलन होगा, शिथिलन होगा तो ये डायफ्राम जाएगा बच्चे, वो डायफ्राम जाएगा ऊपर की तरफ। हाँ कि ना? जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो पहले जैसी अवस्था में आ जाएगा। पहले अवस्था कैसी थी इसकी? गुंबदाकार। तो मैंने यही बात कही कि सबसे पहले यहां पे डायफ्राम में शिथिलन हुआ। फर्स्ट क्या हुआ? यहां पे हुआ बेटा शिथिलन। और जब इसमें शिथिलन हुआ तो डायफ्राम हो गया गुंबदाकार। डायफ्राम कैसा हो गया? गुंबदाकार। मतलब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ गया। मैंने कहा कि जब नीचे की तरफ डायफ्राम आया था तो अपने पास ये अग्रभाग, ये पश्च भाग, तो हमने कहा था अग्र पश्च अक्ष पे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा था। जब ये डायफ्राम नीचे से दोबारा ऊपर जाएगा तो जो आयतन यहां पे बढ़ा था वो आयतन घट के पहले के बराबर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जब यहां पे डायफ्राम दोबारा से गुंबदाकार हुआ, ऊपर की तरफ गति करने लगा, तो वक्ष गुहा का आयतन अग्र पश्च अक्ष पे क्या हुआ? कम। तो हमने कहा कि अग्र पश्च अक्ष पर वक्शीय गुहा का आयतन घटता है। आयतन घटा दिया। चले नेक्स्ट। दूसरा हमने क्या काम किया? हमने इस वाले अंतः श्वसन में देखा था कि जब EICM में संकुचन हुआ था तो उरोअस्थि और पसलियों ने ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ गति करी थी। अगर मैं EICM को दोबारा से क्या करा दूं? शिथिल। ये लीजिए, हमने कहा पहले तो शिथिलन हुआ इनका, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने जो शिथिलन करवाया, EICM का शिथिलन। बेटा जब इन EICM में शिथिलन हुआ तो उस शिथिलन की वजह से क्या हुआ? जब इनमें संकुचन हुआ था तो ये उरोअस्थि तथा पसलियां ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ जा रहे थे। देखिए तीर का निशान ऐसे लगा रखा है, तिरछा। अब ये जस्ट इसका उल्टा, मतलब ये तीर क्या हो जाएंगे? नीचे की तरफ। मैंने कहा कि यहां पे इन्होंने नीचे की तरफ तथा अंदर की तरफ गति करी। हाँ कि ना? तो मैंने कहा कि जब इसमें शिथिलन होगा तो उरोअस्थि तथा पसलियों में गति किधर होगी? नीचे की तरफ तथा अंदर की तरफ। उरोअस्थि तथा पसलियां नीचे की तरफ तथा अंदर की तरफ गति करेगी। नीचे की तरफ तथा अंदर की तरफ गति करती है। और आपको पता है जब भी ये नीचे की तरफ तथा अंदर की तरफ गति करेगी तो ये है इसकी अधर सतह, ये है इसकी पृष्ठ सतह। मतलब पृष्ठ अधर एक्सिस पे वक्शीय गुहा का आयतन घटेगा। इसकी वजह से क्या हुआ बच्चे? इसकी वजह से पृष्ठ अधर अक्ष पर वक्शीय गुहा
का आयतन घटता है। हाँ कि ना? हमने कहा ये दोनों वजह थी जिनकी वजह से वक्षीय गुहा का आयतन क्या हुआ? कम। और मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि वक्षीय गुहा में फेफड़ों की व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि जब भी वक्षीय गुहा के आयतन में कोई परिवर्तन होगा, सेम वैसा ही परिवर्तन किसमें दिखाई देगा? फेफड़े के आयतन में। यहां पे वक्षीय गुहा का आयतन इन दोनों वजह से क्या हुआ? कम। तो फेफड़े का आयतन भी क्या होगा? कम। तो फेफड़े का आयतन भी क्या होगा? कम। तो मैंने इसी हिसाब से यहां पे कहा कि इन दोनों वजह से, इसी वजह से फेफड़े का जो आयतन है वो फेफड़े का आयतन क्या हुआ बेटा? कम। मैंने यहां पे कहा कि इन दोनों वजह से फेफड़े का आयतन जो है वो आयतन हो गया बच्चा कम। फेफड़े का आयतन क्या हो गया? कम। और हमको पता है कि जब भी फेफड़े का आयतन घटेगा तो फेफड़े के अंदर दाब जो था, जिसको कहते हैं अंतरा फुफ्फुसीय दाब, वो बढ़ेगा। दोबारा से याद करो, पीवी बराबर एनआरटी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, व्युत्क्रमणपति है वॉल्यूम के। तो मैंने कहा कि इसी वजह से क्या हुआ? इसी वजह से अंतरा फुफ्फुसीय दाब जो है वो दाब हो गया बेटा इंक्रीज। तो अब ऐसी हालत आ गई कि ये अंतरा फुफ्फुसीय दाब, जिसको हमने बोला था आईपीपी, इस आईपीपी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। इस आईपीपी की वैल्यू क्या हो गई? इस आईपीपी की वैल्यू बढ़ गई। इस आईपीपी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? इस आईपीपी की वैल्यू बढ़ गई। ये लीजिए, आईपीपी जो था, इस आईपीपी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। जब इस आईपीपी की वैल्यू बढ़ गई तो अब आईपीपी की वैल्यू वातावरण के दाब की वैल्यू से क्या हो गई? ज्यादा। तो मैंने कहा कि इस वजह से अपने पास क्या हुआ? यहां पे हो गया आईपीपी इज ग्रेटर देन वातावरण दाब। आईपीपी जो था वो वातावरण के दाब से क्या हो गया? ज्यादा। जब आईपीपी की वैल्यू वातावरण के दाब से ज्यादा हो गई तो याद करो, हमने कहा था कि विसरण में गैस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती है। उच्च दाब कहां पे? फेफड़े के। उच्च दाब कहां है? फेफड़े के अंदर। निम्न दाब कहां है? वातावरण में। तो फेफड़े की वायु विसरित होके कहां जाएगी? बाहर, दैट इज वातावरण में। हां कि ना? तो मैं ये बात लिख दूं कि जब अपने पास आईपीपी की वैल्यू वातावरण के दाब से क्या हो गई? ज्यादा। हमने इंस्पायरेशन के टाइम पे यहां पे देखा था कि वातावरण का दाब आईपीपी से क्या था? ज्यादा। इसीलिए हमने इसको कह दिया था कि फेफड़े के अंदर जो दाब है वो वातावरण के तुलना में ऋणात्मक दाब है। जबकि यहां पे क्या हो गया? आईपीपी ज्यादा। तो मैं कह दूं कि फेफड़े के अंदर का दाब वातावरण के दाब की तुलना में धनात्मक है। जब धनात्मक है तो वायु कहां जाएगी? वायु विसरित होके फेफड़े से वातावरण में जाएगी। तो हमने बोला इसकी वजह से वायु विसरित होकर फेफड़े से वातावरण में मुक्त होती है। मुक्त होती है। वायु का फेफड़े से वातावरण में जाना, इसी को तो हम बोलते हैं बेटा एक्सपायरेशन। इसी को तो हम कहते हैं एक्सपायरेशन, दैट इज निःश्वसन, दैट इज निःश्वसन। मेरी बात क्लियर है? चलूं मैं आगे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी अंतःश्वसन होगा
ईआईसीएम और डायफ्राम में क्या होगा? संकुचन। और अंतः श्वसन की शुरुआत जो होगी वो डायफ्राम में संकुचन से शुरू होगी, जबकि जब भी होगा निश्वसन उसमें डायफ्राम तथा ईआईसीएम में होगा शिथिलन। सामान्यतः जब सामान्य निश्वसन होता है तो किसी भी पेशी में संकुचन नहीं होता। मेरी बात क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह याद रखनी है कि जब भी डायफ्राम में संकुचन होगा तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा अग्र पश्च अक्ष पे, और जब भी ईआईएम में संकुचन होगा तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, वो बढ़ेगा पृष्ठ अधर अक्ष पे। मेरी बात क्लियर है? और जब हम बात करें निश्वसन में तो जब भी डायफ्राम जो था वो डायफ्राम का शिथिलन होगा तो वक्ष गुहा का आयतन घटेगा अग्र पश्च अक्ष पे, और जब भी ईआईसीएम में शिथिलन होगा तो वक्ष गुहा का आयतन कम होगा, वो होगा पृष्ठ अधर अक्ष पे। मेरी बात क्लियर है? चले, तो यहां पे हमने बात कर लिया कि अंतः श्वसन तथा निश्वसन जो होता है उनकी क्रियाविधि कैसे है, वो कैसे पूर्ण होते हैं। चले भैया, ये जो तीर लगे हुए हैं इनकी डायरेक्शन देख लेना। क्लियर है? मैं आगे चलूं? अब सवाल आया, सर जब एक आदमी में हम ब्रीथिंग के बारे में बात करके चले तो ब्रीथिंग जो होती है वो ब्रीथिंग कितने टाइप की हो सकती है? बच्चे, ब्रीथिंग को हम दो प्रकार में विभक्त कर लेते हैं। पहली ब्रीथिंग सामान्यतः जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, ये सामान्य जो ब्रीथिंग करते हैं ये हमारी इच्छा से नहीं होती, तो ये एक अनैच्छिक प्रक्रिया है जिसको मेडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल करता है। जबकि जब बाबा रामदेव वाले आप योगा करोगे तो योगा में जोर से सांस खींचो, जोर लगा के सांस छोड़ो, तो कहने का मतलब जोर से सांस खींचना छोड़ना ये सारा का सारा हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और सारा काम जोर लगा के कर रहे हैं, बलपूर्वक करते हैं, तो उसको बोलते हैं बलपूर्वक संवर्तन या बलपूर्वक श्वसन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग। ध्यान रखना, फोर्सफुल ब्रीथिंग जो होती है वो हमारी मर्जी से होती है, जबकि सामान्य ब्रीथिंग जो होती है, सामान्य श्वासन होता है, वो हमारी मर्जी से नहीं होता। तो चलिए हम इस श्वासन को, ब्रीथिंग को दो प्रकार में विभक्त कर लेते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? चलो भाई देखो बोर्ड पे, कौन कौन से दो प्रकार। सबसे पहले हमने कहा बेटा हम यहां बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपके सामने संवर्तन के बारे में, दैट इज ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग के बारे में बच्चे, ये जो ब्रीथिंग है, इस ब्रीथिंग को हमने दो प्रकार में विभक्त किया। सबसे पहली है सामान्य श्वासन, जिसको कहते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग या उदरीय श्वसन, सामान्य श्वसन या इसको बोलते हैं उदरीय श्वसन। दूसरा जो होता है वो होता है बलपूर्वक श्वसन, या इस बलपूर्वक श्वसन का ही दूसरा नाम है वक्षीय श्वसन। वक्षीय श्वसन। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों के दोनों श्वसन में अंतर क्या है। बेटा सबसे पहले मैंने बोला जब भी सामान्य श्वसन होगा तो ये सामान्य श्वसन जो होता है ये एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया बेटा? एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। मैंने कहा कि ये सामान्य श्वसन जो होता है ये मेरे पास एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये मेरे पास एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। मैंने कहा ये अपने पास है अनैच्छिक ये अपने पास अनैच्छिक प्रक्रिया है। चले भैया, जब भी हम बात करेंगे बलपूर्वक श्वसन के बारे में
तो ये जो बलपूर्वक श्वसन है, ये बलपूर्वक श्वसन, जैसे मैंने कहा था बाबा रामदेव के योगा कर रहे हैं, ये बलपूर्वक श्वसन हम अपनी मर्जी से करते हैं, तो ये एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। ये एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। चले भैया, दूसरी बात, हमें पता है कि कोई भी अनैच्छिक क्रिया जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम, उसका नियंत्रण करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसलिए सामान्य श्वसन एक कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया, तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमने कहा कि जब भी हम बात करें नियंत्रण के बारे में, तो नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। लेकिन जब भी बात करके चलें बलपूर्वक श्वसन के बारे में, फोर्सफुल ब्रीथिंग के बारे में, तो ये ऐच्छिक क्रिया है। और शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है प्रमस्तिष्क। तो इसका नियंत्रण बात करके चले, वो अपने पास हुआ प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क द्वारा। चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट, अपना अगला पॉइंट आता है। सर आपने अभी बताया जब सामान्य श्वसन करते हैं तो सामान्य श्वसन में हम अपनी इच्छा शक्ति से काम नहीं कर सकते, ये एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। तो अनैच्छिक प्रक्रिया है, तो ये तो बताइए कि जब श्वसन हम कर रहे थे तो अपने पास दो टाइप की मसल काम कर रही थी। एक तो कर रही थी इंटरकोस्टल मसल काम, पेशी काम, और दूसरी कर रहा था डायफ्राम। तो कौन सी मसल का रोल ज्यादा होता है? अगर हम यहां बात करके चले रोल के बारे में कि कौन सी मसल ज्यादा भूमिका दिखाती है, तो जब भी सामान्य श्वसन होगा, सामान्य श्वसन में ज्यादा भूमिका होगी, वो ज्यादा भूमिका होती है बेटा डायफ्राम की। डायफ्राम की भूमिका ज्यादा होती है किससे? इंटरकोस्टल मसल से। आईसीएम का मतलब है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल से ज्यादा भूमिका किसकी होती है? डायफ्राम की। डायफ्राम तो सामान्य श्वसन में लगभग 75% रोल दर्शाता है, जबकि ये मात्र लगभग 25% भूमिका निभाती है। किसमें? सामान्य श्वसन में। चले, लेकिन अगर हम बात करके चले यहां पे बलपूर्वक श्वसन के बारे में, तो जब भी बलपूर्वक श्वसन होगा, बलपूर्वक श्वसन में ये रोल बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा? यहां पे हम बात करेंगे रोल के बारे में, तो जब भी बलपूर्वक श्वसन होगा उसमें ज्यादा रोल होगा आईसीएम इंटरकोस्टल मसल का, जिसमें मेरे पास आ गई ईआईसीएम तथा आईआईसीएम, बाह्य इंटरकोस्टल मसल तथा अंतः इंटरकोस्टल मसल, उनका रोल होगा ज्यादा। और डायफ्राम जो है उसका रोल होगा बहुत कम। मतलब जस्ट उल्टा, इनका रोल तो होगा लगभग 75%, जबकि इसका रोल होगा लगभग 25%। लगभग 25%। मेरी बात क्लियर है? अब सवाल उठा दोबारा से, सर आपने मेरे को कहा कि सामान्य श्वसन अनैच्छिक क्रिया है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होती है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो निभाता है डायफ्राम। जबकि बलपूर्वक श्वसन, वक्षीय श्वसन जो होता है वो एक ऐच्छिक क्रिया है जिसको प्रमस्तिष्क नियंत्रित करता है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इंटरकोस्टल पेशियां, इंटरकोस्टल मसल। हाँ कि ना? तो हम एक बात करके चलते हैं कि जब भी एक आदमी बलपूर्वक श्वसन करेगा तो उस बलपूर्वक श्वसन में होगा क्या, बात करते हैं। देखिएगा, हम यहां बात कर रहे हैं बेटा, वो बात कर रहे हैं बलपूर्वक श्वसन के बारे में। बलपूर्वक श्वसन के बारे में, जब भी एक आदमी बलपूर्वक श्वसन करेगा तो कर तो श्वासन ब्रीथिंग रहा है, और ब्रीथिंग के कितने पद थे? 2। कितने पद थे? 2। पहला पद था अंतः श्वसन और दूसरा पद था निश्वसन। तो लेकिन अब अंतः श्वसन और निश्वसन क्या कर रहे हैं? हम जोर लगा के कर रहे हैं, बल लगा के कर रहे हैं। तो हमने कह दिया ये मेरे पास क्या हुआ? बलपूर्वक अंतः श्वसन प्लस दूसरा पद है वो मेरे पास है
बलपूर्वक निःश्वसन। बलपूर्वक निःश्वसन मतलब जब भी कोई हमसे बात करे बलपूर्वक श्वसन के बारे में, तो बलपूर्वक श्वसन के कितने पद है? 2 पद है, बलपूर्वक अंतःश्वसन तथा बलपूर्वक निःश्वसन। सामान्य श्वसन के 2 पद थे, केवल किस वर्ड को हटा दिया था? बलपूर्वक को। वहां था अंतःश्वसन और दूसरा निःश्वसन। लेकिन आपने एक बात देखी थी कि जब हम सामान्य श्वसन कर रहे थे तो सामान्य श्वसन में अंतःश्वसन में तो एटीपी खर्च हो रहे थे, मतलब वो तो एक सक्रिय प्रोसेस था, सक्रिय प्रक्रिया थी। मेरी बात क्लियर है? जबकि जब निःश्वसन कर रहे थे तो उसमें ऊर्जा खर्च नहीं हो रही थी, वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया थी। लेकिन यहां पे बात करके चले तो यहां पे चाहे अंतःश्वसन हो चाहे निःश्वसन हो, दोनों के दोनों ही सक्रिय प्रक्रियाएं हैं, दोनों के दोनों ही सक्रिय प्रक्रियाएं हैं। मैंने कहा कि ये वाली जो प्रक्रिया है ये भी मेरे पास एक सक्रिय प्रक्रिया है, और ये वाली जो प्रक्रिया है ये भी सक्रिय प्रक्रिया है। हाँ कि ना? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये तो सक्रिय प्रक्रिया थी। क्यों थी? क्योंकि यहां पे डायफ्राम तथा ईआईसीएम में संकुचन करवा रहे थे, सीधी बात है। ये निष्क्रिय वहां पे इसलिए थी सामान्य श्वसन के केस में, क्योंकि जब सामान्य निःश्वसन हो रहा था तो वहां किसी भी पेशी में संकुचन नहीं हो रहा था, वहां पे तो ईआईसीएम तथा डायफ्राम में शिथिलन हो रहा था। अगर ये बलपूर्वक निःश्वसन सक्रिय है तो पक्का यहां पे किसी ना किसी पेशी में संकुचन होना चाहिए, और वो संकुचन मुख्यतः किसमें होता है? वो मुख्यतः होता है उदरीय भाग में उपस्थित पेशियों में तथा अंतः इंटरकोस्टल पेशी में। तो मैंने बोला कि यहां पे संकुचन होता है, वो अपने पास होता है आईआईसीएम में संकुचन होता है। मेनली किसमें संकुचन होता है? आईआईसीएम आंतरिक इंटरकोस्टल पेशी में संकुचन होता है। और मैंने कहा कि जब यहां आईआईसीएम में संकुचन होगा तो उस संकुचन से हम जोर लगाकर वायु को शरीर से बाहर छोड़ने का काम करेंगे। हाँ कि ना? जोर लगाकर वायु को बाहर छोड़ने का काम करेंगे। तो मैं ये कहूं कि आईआईसीएम में संकुचन केवल तब होता है जब हम जोर लगा के वायु को बाहर छोड़ते हैं, मतलब बलपूर्वक निःश्वसन करते हैं। इसीलिए तो मैंने आईआईसीएम को बोला था निःश्वसन पेशी, जबकि डायफ्राम तथा ईआईसीएम को बोला था अंतःश्वसन पेशी। मेरी यहां तक की बात क्लियर होगी? हाँ कि ना? अब बच्चे मैंने एक बात आपसे बोली कि जब भी हम जोर लगा के सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि ये अपना पेट वाला जो भाग है इसके अंदर प्रेजेंट जो अंग है वो अपने हैं उदरीय अंग, उदरीय अंग, विसरल अंग। वो जो विसरल अंग है उन विसरल अंग की दीवार में भी पेशियां पाई जाती हैं। तो हमें जब थोरेसिक गुहा का आयतन बढ़ाना होता है तो हमने देखा जब भी जोर लगा के खींचा तो पेट वाला भाग सिकुड़ा। सो सिकुड़ने की तो एक ही वजह हो सकती है कि पक्का इनके जो अंग है उनकी पेशियों में संकुचन हुआ होगा, जिससे वो छोटा हुआ, और जब वो छोटा हुआ तो फेफड़े को फैलने की और ज्यादा जगह मिल गई। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कि अपने पास ह्यूमन बीइंग में, या मैं कहूं कि हम जंतुओं में, स्तनधारियों में ये क्षमता है कि हम अपनी मर्जी से भी अंतःश्वसन तथा निःश्वसन को बढ़ा सकते हैं, या मैं कहूं श्वासन को बढ़ा सकते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। किसके द्वारा? उदरीय पेशियों में संकुचन के द्वारा। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि अतिरिक्त उदरीय पेशियों में संकुचन के द्वारा हम अंतःश्वसन तथा निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मतलब ब्रीथिंग की क्षमता को, श्वासन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, या मतलब हम बलपूर्वक श्वसन कर सकते हैं। हाँ कि ना? मैं लिख दूं यहां पे, तो 5 स्टार पॉइंट जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं वो लिख रहा हूं अतिरिक्त उदरीय
पेशियों की सहायता से हम श्वासन, जिसको अपन कहते हैं बेटा ब्रीथिंग, की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ब्रीथिंग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? चलूं मैं आगे। तो हमने बताया कि ये वो तरीके थे जिनके द्वारा हम ब्रीथिंग की क्षमता को क्या कर पा रहे थे, बढ़ा पा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात क्लियर है। चले अब हम आगे चलते हैं। आगे पिछले लेक्चर में हमने कहीं पे थोड़ी सी बात की थी, वो बात की थी विसरण झिल्ली के बारे में, विसरण कला के बारे में। और जब मैंने विसरण झिल्ली के बारे में बात की थी तो आपको यह बताया था कि विसरण झिल्ली जो होती है वो 3 परतों से मिलकर बनती है। सबसे पहले मैंने बोला था कुपिका की भित्ति की सल्काकार उपकला, फिर मैंने बोला था आधारीय पदार्थ, फिर मैंने तीसरी बोली थी रक्तवाहिनी की भित्ति की एंडोथीलियम। ये 3 परतें मिलकर बनाती है विसरण झिल्ली। और उस विसरण झिल्ली की मोटाई 1 मिलीमीटर से भी क्या है बेटा, कम है। 1 मिलीमीटर से भी क्या थी, कम थी। हाँ कि ना? फिर मैंने कहा था कि गैसों के विनिमय की दर जो होती है, वो गैसों के विनिमय की दर विसरण कला की, विसरण झिल्ली की मोटाई पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा विसरण झिल्ली मोटी होगी उतना ही गैसों का विनिमय क्या होगा, कम। और जितनी विसरण झिल्ली पतली होगी उतना ही गैसों का विनिमय क्या होगा, ज्यादा। चले तो मैं यही बात करता हूं कि इस विसरण झिल्ली के अलावा और कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, और कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो गैसों के विनिमय को प्रभावित करती है। चलिए, गैसों के विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक। को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो गैसों के विनिमय को प्रभावित करते हैं? चलो भैया मैं आगे देखिएगा बच्चा। अपने पास गैसों के विनिमय को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है बेटा अपने पास 3 कारक। कितने कारक है? 3 कारक है जो गैसों के विनिमय को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। मेरी बात क्लियर है? कौन कौन से 3 कारक है? सबसे पहला जो कारक है अपने पास, सबसे पहला जो कारक है अपने पास, वो मैंने बोला वो अपने पास है विसरण झिल्ली की मोटाई। सबसे पहला कारक मेरे पास है बेटा, वो अपने पास है विसरण झिल्ली की मोटाई। सबसे पहला कारक है विसरण झिल्ली की मोटाई। विसरण झिल्ली जितनी ज्यादा मोटी होगी गैसीय विनिमय उतना ही कम होगा। चलो भैया मैं आगे चलूं। नेक्स्ट दूसरा कारक। बच्चे मैंने आपको बताया था कि गैसों का विनिमय जो होता है वो सामान्य विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सामान्य विसरण के द्वारा। और सामान्य विसरण में गैसें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती है। हाँ कि ना? कब तक गति करती है? जब तक कि दोनों का दाब क्या नहीं हो जाए, बराबर होने के बाद गैसों की मूवमेंट जो थी, आदान प्रदान था, वो क्या हो जाता है, बंद। हाँ कि ना? अगर मान लीजिए गैसों के दाब के बीच अंतर जितना ज्यादा होगा गैसों की गति भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कि गैसीय विनिमय को प्रभावित करता है गैसों के आंशिक दाब में अंतर। जितना ज्यादा गैसों के आंशिक दाब में अंतर होगा गैस का विनिमय उतना ही ज्यादा, और जितना कम अंतर होगा गैसों का विनिमय उतना ही कम। तो अपने पास दूसरा था, वो था गैसों के आंशिक दाब में अंतर।
ये भी प्रभावित करता है। अगर गैसों के आंशिक दाब में अंतर ज्यादा है तो गैसीय विनिमय भी ज्यादा, अगर आंशिक दाब में अंतर कम है तो गैसीय विनिमय भी कम होगा। चलो भैया हम आगे। तीसरी और अंतिम चीज जो प्रभावित करती है वो बात करती है बेटा गैसों की घुलनशीलता। तीसरी चीज जो प्रभावित करती है वो है गैसों की घुलनशीलता। सर गैसों की घुलनशीलता जो है वो कैसे प्रभावित करती है? बेटा जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में एक चीज पढ़ते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी, विसरण क्षमता। तो अगर अपन विसरण क्षमता के बारे में बात करके चले तो ये विसरण जो क्षमता है जिसको अपन फिजिक्स में डीसी से, डिफ्यूजन कैपेसिटी को डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखना विसरण क्षमता जो होती है ये विसरण क्षमता गैसों की घुलनशीलता के समानुपाती होती है। तो मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैसों की घुलनशीलता। गैसों की घुलनशीलता। बिल्कुल 3 स्टार पॉइंट है। मतलब गैसों की घुलनशीलता जितनी ज्यादा होगी उसकी विसरण करने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी, और गैस जितना ज्यादा विसरण करेगी गैसों का आदान प्रदान उतना ही क्या होगा? तेज। हां कि ना? हां कि ना? तो अब क्या लॉजिक निकला? ये लॉजिक निकला कि गैसों के आदान प्रदान की क्षमता या गैसों के विसरण की क्षमता गैसों की घुलनशीलता के समानुपाती होती है, गैसों के आंशिक दाब में अंतर के भी समानुपाती होती है, एंड विसरण झिल्ली की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मेरी बात बरोबर है? कोई दिक्कत? अपन आगे चले? पक्का? ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है? चले अपन आगे। अब सवाल एक और दिमाग में आ गया, सर आपने ये तो कह दिया कि विसरण क्षमता जो होती है वो गैसों की घुलनशीलता के समानुपाती होती है, हां कि ना? तो अपने पास इस रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही प्रकार की गैसें हैं। या तो अपने पास है वो है अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड या फिर है ऑक्सीजन, जिसके आधार पे हमें कोई भी डिसीजन लेना है, हां कि ना? तो अब इन दोनों की घुलनशीलता में या विसरण की क्षमता में क्या अंतर है? बच्चे अगर मैं इन दोनों कोशिकाओं को, दोनों गैसों की घुलनशीलता के बारे में बात करके चलूं, घुलनशीलता के बारे में बात करके चलूं, तो इन दोनों गैसों की घुलनशीलता, सोल्यूबिलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करूं तो ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है। किससे? ऑक्सीजन से। मैंने कहा कि जब भी गैसों की घुलनशीलता के बारे में बात करें, सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करें, तो ध्यान रखना कि अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बहुत बहुत ज्यादा होती है। किससे? ऑक्सीजन से। कितनी ज्यादा? CO2 की घुलनशीलता जो है वो ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? O2 की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक। 20 से 25 गुना अधिक घुलनशीलता किसकी है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड की। चले, जब मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बहुत ज्यादा है तो मैं सीधा कह दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण की दर भी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होगी, लगभग 20 से 25 गुना ज्यादा होगी। मेरी यहां तक की जो बात है वो यहां तक की बात आपको उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर होगी। चले भैया, अब हमें यह बात करनी है कि सर यहां पे पिछले वाली स्लाइड में आपने एक चीज काम में ली थी जिसको बोला था आपने आंशिक दाब।
तो आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि यार ये आंशिक दाब है, ये आंशिक दाब होता क्या है? इस आंशिक दाब जो होता है वो शरीर में कौन सी जगह पे गैसों का आंशिक दाब कितना होता है? मेरी बात किधर है? तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।